हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जीके यानी जनरल नॉलेज से बेहतरीन उपयोगी प्रैक्टिस सेट जो कि आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम, यूपीएसआई एग्ज़ाम, यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस यानी ऑल एग्ज़ाम स्पेशल ये जो जीके का टेस्ट है वो होने वाला है। इसी प्रकार से कोशिश करेंगे आप लोग की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकें और वही संभावित प्रश्न है जो आप लोगों से आपके एग्ज़ाम में किए जाने हैं। 20 सवाल हैं। आप लोग अपने आपे को चेक करिए, है ना। अपने आपे को चेक करिए कितने क्वेश्चन आप लोग इन 20 में से हल कर सकते हो। बिल्कुल जैसे एसएससी पूछता है ना, वैसे के वैसे ही मैंने यहाँ आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाए हैं। सबसे पहला सवाल इस प्रकार से आप लोगों से किया गया है कि पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्री रास्ते से भारत आया था, यानी समुद्र के रास्ते कौन भारत में आया था? फ्रांसिस्को, जॉन जॉली बेयर्ड, वास्को डी गामा या इनमें से कोई नहीं? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिए। और आप लोग सबसे पहले आप लोग ऐसा सीखिए कि आप लोग अपनी नोटबुक लेकर बैठिए, उसमें इस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन वीडियो को रोक दिया, यहाँ वीडियो को रोक दिया और अपनी नोटबुक में अपना आंसर लिख लिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे आंसर बताया तो मैच कर लिया कि क्या जो आंसर मैंने दिया है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए, पहला यूरोपियन व्यक्ति जो समुद्र के रास्ते भारत आया था वो था वास्को डी गामा। यानी इस सवाल का यदि आपने आंसर किया है तीसरा नंबर तो बिल्कुल राइट है। जरा इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, तो आप लोग समझ जाइए कि 20 से कब इस वीडियो में 100 क्वेश्चन पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है, 20 से फैक्ट जोड़ जोड़ के देखिए। भारत की खोज पुर्तगाली था, पुर्तगाली अन्वेषक। याद रखना, आपसे पूछे वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाली नाविक था, है ना। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज 17 मार्च 1948। तो कब खोज की गई थी? 17 मार्च 1948। एक और क्वेश्चन तैयार, ठीक है ना, जो कि यूरोप का रहने वाला था। तो आप समझिए, पुर्तगाली अन्वेषक, यूरोप में भी पुर्तगाल, वहाँ का अन्वेषक था वास्को डी गामा। याद रखो, वास्को डी गामा यूरोप से भारत का सफ़र करने वाला या भारत का सफ़र करने वाला शिप्स के कमांडर का नाम, है ना, उसे दिया गया था। यानी शिप्स के कमांडर थे ये। तो याद रखिएगा, इस चीज़ में आप लोगों को केवल इतना याद रखना है, कहाँ का अन्वेषक था? पुर्तगाली, है ना। किस यूरोप महाद्वीप में? कब खोज की? 17 मार्च 1948 को। याद रखना, कालीकट बंदरगाह पर आया था ये। सवाल नंबर दूसरा करते हैं। कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजरी लोक नृत्य मानसून से, शरद ऋतु से, वसंत ऋतु से या सर्दी से? तो प्रत्येक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को लगभग लगभग 10 सेकंड के आसपास का समय दूंगा। 10 सेकंड में आप लोग चेक करिए अपने आप को कि क्या, है ना, कभी मानसून की तरफ दिमाग जाएगा, कभी शरद ऋतु हो सकता है भाई, कभी बसंत ऋतु हो सकता है। यानी फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप लोग को अपनी नोटबुक में लिखना है कि भाई कजरी लोक नृत्य किस ऋतु से संबंधित है। सही आंसर जाएगा मानसून ऋतु से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का राइट है। देखिए, यहाँ रिलेटेड फैक्ट है। कजरी लोक नृत्य मानसून ऋतु से संबंधित है। कजरी उत्तर भारत में, कहाँ पे कजरी कहाँ पर फेमस है? उत्तर भारत में, है ना। बारिश के मौसम से जुड़े हुए लोकगीत और लोक नृत्य का एक रूप है। कजरी लोकगीत भी है, लोक नृत्य भी है। आमतौर पर जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक कजरी जो है वो किया जाता है। कजरी गांव भारत के उत्तर प्रदेश में महाराजगंज जिले की नौत नवा तहसील में स्थित है। तो कजरी नाम का एक गांव भी है उत्तर प्रदेश में, महाराजगंज जिले में, नौत, है ना, नौत नवा तहसील में स्थित है। और कजरी कब से कब तक गाया जाता है? तो आमतौर पर जुलाई के मध्य से अगस्त के मध्य तक। याद रखना। और कहाँ पे? उत्तर भारत में। कब? बारिश के मौसम में। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 3। वाई आई एम ए हिंदू, है ना। वाई क्यों, आई मैं, है ना, एम ए हिंदू, क्यों मैं एक हिंदू हूँ? इस पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, चेतन भगत, शशि थरूर या भीष्म सहानी? बिल्कुल एसएससी जैसे पूछता है वैसे ही आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ।
तो भाई बताइए, भाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर अगर आप लोगों ने किया है शशि थरूर, तो बिल्कुल आप लोगों का राइट है, शशि थरूर। देखिए यहाँ पर समझिए, शशि थरूर वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक में थरूर ने हिंदू धर्म के इतिहास और इसके मूल सिद्धांतों के साथ साथ भारत में सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में जानकारी दी है। किसके बारे में? सामाजिक सांस्कृतिक विकास के बारे में, है ना। किस धर्म से? हिंदू धर्म के इतिहास और मूल सिद्धांतों के साथ साथ, ठीक ना। तो याद रखना ये पुस्तक जो है वो पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। शशि थरूर इस पुस्तक के लेखक हैं। सवाल नंबर 4 करंट अफेयर से रहेगा। 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? कौन सी वर्षगांठ? आपको पता होगा 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में गांधी जी का जन्म हुआ था, है ना। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पांचवें पुत्र का नाम जमनालाल बजाज था। बात है 30 जनवरी 1948 की। नाथूराम गॉडसे ने इन्हें दिल्ली में गोली मार दी थी। 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। एक शहीद दिवस हम लोग 23 मार्च को भी मनाते हैं, है ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वाला जो फांसी दी गई थी उनको, और एक 30 जनवरी को भी मनाते हैं। जब 30 जनवरी और 23, है ना, मार्च दोनों ही ऑप्शन में मिल जाएं और आप लोगों से पूछे शहीद दिवस, तो आप लोग वहाँ 30 जनवरी को प्रायिकता देंगे। देखिए 2 अक्टूबर 2023 को गांधी जयंती की 154वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ चेक करिए, गांधी जयंती प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म 1869 को 2 अक्टूबर के दिन पोरबंदर गुजरात में हुआ था। साल 2023 में गांधी जयंती की 154वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले सवाल को देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 की थीम क्या रखी गई है ना। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2023 की थीम वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिकता या सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक। दूसरा, फेस द नेशन, वर्ल्ड मैटर, पीढ़ी वृद्ध लोगों के साथ। सी, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन, वृद्ध व्यक्ति हमारे राष्ट्र का गौरव हैं, हमें उसकी मदद करें, है ना, हमेशा उसकी मदद करें। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन 2023 की थीम क्या रखी गई है? तो राइट आंसर है वृद्धजन 2023 की थीम वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक, ये थीम रखी गई थी, ठीक है। देखिए यहाँ सॉल्यूशन में चेक करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, तो पूछ लेगा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को, है ना। और 1 अक्टूबर 2023 को मनाया गया। इसकी थीम थी वृद्ध व्यक्तियों के लिए मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के वादों को पूरा करना पीढ़ियों तक, ये रखी गई थी। अगला सवाल है, किबीथू मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किबीथू मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? जनरल विपिन रावत, जनरल मनोज शिंदे, जनरल महेश नागपाल, या इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय, आप लोग आंसर करिए फटाफट से। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों के लिए डेली वेज में लेके आने वाला हूँ। इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को डेली वेज मिलेगा शाम 5:30 बजे करने के लिए। इसके साथ साथ शाम 8:30 बजे आप लोगों को हिंदी की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो देखिए इस सवाल का सही आंसर है किबीथू मिलिट्री गैरिसन का नाम बदलकर जो नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। जनरल बिपिन रावत ये भारत के पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, है ना, जब क्या विमान क्रैश हुआ था उसके दौरान, ठीक है ना। देखिए तो जनरल बिपिन रावत, ये इसका सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, किस कंपनी ने टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 1 लाख लोगों को गोद लेने की घोषणा की? टीवी मुक्त 2024 टारगेट रखा गया। तो किस कंपनी ने टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत 1 लाख लोगों को गोद लेने की घोषणा की? कौन सी कंपनी थी? राइट आंसर है फिक्की, FICCI। फिक्की वो कंपनी है जिसने ये घोषणा की है कि भाई टीवी मुक्त भारत अभियान के तहत 1 लाख लोगों को गोद लिया जाएगा। सी ऑप्शन राइट था। अगले सवाल पर आते हैं, किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की? मनसुख मंडाविया,
अरविंद कुमार, दिनेश लाल जैन या विकास खन्ना। तो किसने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की थी? सवाल नंबर 8। सही आंसर जाएगा इसका आपका ए विकल्प के साथ में मनसुख मंडाविया ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची 2022 जारी की। मनसुख मंडाविया, ए ऑप्शन राइट। आगे बढ़ते हैं। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? यानी जो एयर है वो किस में मापा जाता है? बैरोमीटर से तो वायु दाब मापा जाता है, हाइड्रोमीटर आर्द्रता, ठीक ना। तो फिर बचा कौन सा जिसके द्वारा गति मापी जाती है? तो वो मापी जाती है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। रिलेटिव फैक्ट देखिए, जिस उपकरण से पृथ्वी तल पर के पवन का वेग मापा जाता है उसे पवन वेग मापी, हिंदी में कहते हैं पवन वेग मापी और अंग्रेजी में कहते हैं एनीमोमीटर। एनीमोमीटर कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की पवन वेग मापियों से पवन के बल एवं वेग के मापन को पवन वेग मापन यानी एनीमोमीटर कहते हैं। मौसम विज्ञान के अध्ययन में पवन का वेग मापन महत्व जो है वो रखता है, वेग मापन। सवाल नंबर 10 देखिए, पुनर्जागरण काल में ग्रीकों रोमन, है ना, ग्रीकों और रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना जाता है? ग्रीको रोमन, इसके प्राचीन अध्ययन में जो इंटरेस्ट है, रुचि है, उसको किस नाम से जाना जाता था? कोई अगर पुनर्जागरण काल में जो कुछ ग्रीक थे, कुछ रोमन थे, इनका जो प्राचीन अध्ययन था उसमें रुचि जो थी उसे किस नाम से जानते थे? सुखवाद, रोमांसवाद या मानववाद? तो याद रखना उसे मानववाद के नाम से जानते थे। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 10वें नंबर क्वेश्चन में। ठीक है भैया, फैक्ट जान लो जरा। तो मानववाद, पुनर्जागरण काल में ग्रीकों रोमन प्राचीन अध्ययन में रुचि को मानववाद नाम से जाना गया। अगला सवाल, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? कितने प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु हुई है? 2, 3, 4 या 5? 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड में आंसर करिए। ज़्यादा समय मैं आप लोगों का इस प्रैक्टिस सेट को कराने में नहीं लूँगा। अगर ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है तो कल बता दीजिएगा, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दूंगा मैं, है ना। अभी तक कितने प्रधानमंत्री? तो कुल मिलाकर 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु, है ना, पद पर रहते हुए हुई है। इनमें आप लोग देखिए 3 प्रधानमंत्री थे जिसमें मृत्यु हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की पद पर रहते हुए, लाल बहादुर शास्त्री जी की और इंदिरा गांधी। ये 3 प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू जी। इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। अगला देखिए, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा? टालमी, कांट, वारेनियस या हम्बोल्ट? सवाल नंबर 12, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सही आंसर जाएगा, ये बातें कही थी कांट ने कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये बात कही थी कांट ने, इसलिए बी विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, एमुअल कांट या एमानुएल कांट जो था 1724 से 1804 तक ये रहा, है ना। जर्मन वैज्ञानिक था ये, जर्मन वैज्ञानिक, नीति शास्त्री एवं दार्शनिक था। कौन? ये जो कांट था, एमुअल कांट। उसका वैज्ञानिक मत कांट ला, है ना, लाप्लास परिकल्पना। तो आपसे पूछेगा कांट लाप्लास परिकल्पना वैज्ञानिक मत का प्रतिपादक कौन है? तो वो है एमुअल कांट। अच्छा, जिसे हाइपाथेसिस या हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। तो जो कांट का लाप्लास परिकल्पना है ये किसके नाम से फेमस है? हाइपाथेसिस के नाम से फेमस है। आगे बढ़ते हैं। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम। घटता क्रम कौन सा? आरोही का मतलब होता है प्लस, अवरोही का मतलब होता है माइनस। तो देखिए, अवरोही का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा आएगा। सबसे पहले सबसे बड़ा देखिए बृहस्पति सभी में है, ठीक है। तो देखिए बृहस्पति के बाद में आपको पता होगा बृहस्पति से छोटा शनि है। अब शनि तो सब में ही है। शनि से छोटा जो है वो अरुण है, ये भी पक्का बात है जी, अरुण है। अरुण से छोटा वरुण, वरुण से छोटा पृथ्वी, पृथ्वी 5वें नंबर में आता है। 5वें नंबर का तो बिल्कुल सही बैठ रहा है 5वें नंबर पे। पृथ्वी की बहन शुक्र है तो इससे छोटा हो जाएगा शुक्र, मंगल इससे छोटा और बुध सबसे छोटा हो जाएगा। इसलिए ए ही ऑप्शन में दोस्त इसका जो क्रम है वो बिल्कुल राइट बन रहा है।
ठीक है, यहाँ चेक कर लो। आकार के अनुसार सबसे पहले आकार के अनुसार बात करेंगे बुध की, मंगल की, शुक्र की, पृथ्वी की, वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। लेकिन ये ऑप्शन में उल्टे लिखे हुए हैं, बृहस्पति के बाद में शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और बुध। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। सवाल नंबर 14, विकासशील देशों की निम्न समस्याओं में से कौन सी समस्या नहीं है, सही नहीं है कौन सी समस्या? प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर, अर्थव्यवस्था की विविधता का अभाव, या विधवावस्था, आबादी का उच्च अनुपात, दुर्बल औद्योगिक आधार। तो सवाल नंबर 14 क्या हो सकता है राइट? तो सही आंसर है, कौन सी सही नहीं है? तो वो है विधवावस्था वाली आबादी का उच्च अनुपात, इसका होना जो है वो सही नहीं है। यहाँ चेक करते हैं विकासशील देशों की उपयुक्त विकल्पों में से वृद्धावस्था वाली आबादी, वृद्धावस्था जिसकी अवस्था वृद्ध है उसका उच्च अनुपात जो है वो समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक ओपेक का सदस्य देश नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश ऐसा जो ओपेक का सदस्य नहीं है, अल्जीरिया या अंगोला, लीबिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। देखिए यहाँ पर हम लोग समझ के चलते हैं, ओपेक जिसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह जिसे बोलते हैं, जिसकी स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद इराक में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में। तो आपसे पूछेगा ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना ऑस्ट्रिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। इसके सदस्य द्वारा कच्चे तेल के उत्पाद तथा दरों पर नियंत्रण रखना इसका प्रमुख उद्देश्य है। वर्तमान में इसके सदस्य संख्या 14 है ना। वो इस प्रकार से है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, गैबन, संयुक्त अरब अमीरात, अंगोला, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, वेनेजुला तथा कांगो, और ये है इक्वेटोरियल है ना, इक्वेटोरियल गिनी। अतः स्पष्ट है कि ओपेक का जो दक्षिण अफ्रीका मतलब ओपेक अतः स्पष्ट है कि दक्षिण अफ्रीका ओपेक का देश सदस्य नहीं है। तो यहाँ अफ्रीका ही इसमें से दे रखा है, अफ्रीका का कौन सा? तो दक्षिण अफ्रीका जो है ओपेक का देश सदस्य नहीं होगा, साउथ अफ्रीका। अगला देखिए, विलामेन की अवस्था क्या होती है? विलामेन पौधों में श्वसन के लिए, ऊतकों की सुरक्षा के लिए, नमी के अवशेष के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 16 इंपॉर्टेंट है। तो विलामेन की जो आवश्यकता होती है वो नमी के अवशोषण के लिए होती है, ऑप्शन सी राइट है। ठीक है ना, यहाँ भी देख सकते हैं पौधे की कुछ जड़ें वायु में लटकी रहती हैं, अतः इन्हें वावीय जड़ें कहते हैं। इन जड़ों की बाहरी परत एक विशेष स्पंजी ऊतक से बनी होती है। यह ऊतक विलामेन कहलाता है तथा वायु की नमी को अवशोषित कर लेता है। उदाहरण अरायड्स या आर्कडिश। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17, भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसी वीडियो में बताया था मैंने, 12 मार्च उपभोक्ता वाला। ठीक है, सही आंसर जाएगा 30 जनवरी। 30 जनवरी प्रत्येक वर्ष 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मार दी थी। इस उपलक्ष्य में 30 जनवरी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। सवाल नंबर 18, मंडई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मंडई उत्सव छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या J&K। सवाल नंबर 18 इंपॉर्टेंट है। तो जो मंडई उत्सव है दोस्तों ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे मनाया जाता है? छत्तीसगढ़। ए ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, मंडई उत्सव। ठीक है ना, चेक करिए, मंडई महोत्सव सांस्कृतिक छत्तीसगढ़ के सबसे शानदार त्योहारों में से एक है और इस गीत को आदिवासी या इसे आदिवासी क्षेत्र की आकर्षक परंपरा और संस्कृति को डिफाइन करता है। ये आगे देखिए, नीति आयोग के संदर्भ में नीति जो है इसमें टी का क्या रूप है? टी का क्या अर्थ है? ट्रेवल, ट्रेनिंग, टू ट्रांसफॉर्म या टू मूव। सवाल नंबर 19 इंपॉर्टेंट है। तो नीति आयोग में जो टी का तात्पर्य है तो है टू ट्रांसफॉर्म। ठीक ना, टू ट्रांसफॉर्म याद रखना। यहाँ देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो देखिए ट्रांसफॉर्मिंग आ गया ये। नीति, नीति से एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, एफ से फॉर, एफ यहाँ है नहीं। ठीक ना, टी से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे नीति आयोग भी कहा गया है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को, है ना, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नीति आयोग भारत सरकार की प्रमुख नीति थिंक टैंक है, यानी सोचने की व्यवस्था है, जो दिशात्मक और नीति इनपुट दोनों प्रदान करती है। योजना आयोग था पहले इसका नाम। पंडित शिव कुमार शर्मा जो पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, उनका संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत यंत्र से है? संतूर, बांसुरी, तबला या फिर वायलिन। सवाल नंबर 20। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करते हैं और डेली वेज की वीडियो का फ़ायदा आप लोग अपनी एग्जाम में उठा लें। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक हैं। ए विकल्प बिल्कुल यहाँ आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक ना। एक प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा शास्त्रीय संगीत में वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने के लिए अकेले जिम्मेदार हैं। पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा भी मिलती है। तो 20 सवाल आप लोगों के ऑलरेडी डन हो चुके हैं। आप लोग चेक किए कि 20 में से आप लोगों के 20 बने कि नहीं बने, 10 बने कि नहीं बने। अपना स्कोर कमेंट करके बिल्कुल बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।